तो लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स है, और बहुत सारी चीजें मिलकर के जो है ये बनाएगा। तो हम इसमें डीएनए और आरएनए दो चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब जो है इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले चीज, इसका मोनोमरिक फॉर्म जो है आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो मिलकर क्या क्या चीज से मिलकर के बना हुआ है, तो आप बोल दोगे कि भाई उसका मोनोमर फॉर्म आपका न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही जब देखोगे तो दो चीज आपको देखेंगे, एक तो न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में भी दो चीज है, एक तो आपका शुगर है और दूसरा आपका कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तीसरे तरीके से अगर कभी क्वेश्चन आपका बन जाए तो उसमें आपका तीनों चीज शामिल होगा, शुगर भी होगा, नाइट्रोजनस बेस भी होगा और फॉस्फेट भी होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस तरीके से कि भाई हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है बनता किस किस चीज से है, तो ये जो है तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, शुगर, नाइट्रोजनस, और शुगर और नाइट्रोजनस जो है आपका न्यूक्लियोसाइड है, और बाकी आपका फॉस्फेट एक चीज और जुड़ जाएगा, तो ये सारा चीज मिलकर के आपका न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। तो ये अच्छे से चार्ट बना करके ये सारी चीजें आप याद करोगे, बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से आज समझेंगे, क्योंकि थ्योरी क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो थोड़ा सा हम स्लो मोशन में चलेंगे ताकि आपको आराम आराम से समझ में आ जाए। कोई चीज हो तो आप बोलते भी जाओ मेरे साथ, लिखते भी जाओ, जितना फास्ट लिख सकते हो उतना फॉस्फेट के ऊपर होगा, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के ऊपर होगा। ये तीनों चीजें आप अच्छे से समझ लो, ध्यान में रख लो, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर जो है आपको पेंटोस शुगर देखने को मिलता है, जो कि हमने मोनोसेकेराइड आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा दिया था, बहुत आसान है, फॉर्मूला C5H10O5, ठीक। इसमें राइबोज शुगर, जिसका नाम है आपका राइबोज। तो आप जब राइबोज की स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत समझ लो, ध्यान से देखो, यहां पर देखो, स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, समझ लो ध्यान से। अब जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कार्बन तो आपके 5 होंगे, ठीक है, 5 कार्बन है। जब आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहां पर आप देखोगे आपके कार्बन का काम जो है कौन कौन से नंबर का होगा, एक तो 1 नंबर का, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, हाँ, कार्बन का काम ध्यान से समझना, कौन कौन से नंबर का ज्यादा खेल है इसमें, देखो, एक तो पहले नंबर के कार्बन में खेलेंगे अपन, ठीक है, और तीसरे नंबर में खेलेंगे, और आपका जो है 5वें नंबर पे खेलेंगे, तो इतने कार्बन में जो है हमारा पूरा खेल होगा, ठीक। अब देख लो यहां पर जब आप देख रहे हो हमने राइबोज बनाया, बिल्कुल सिंपल राइबोज बनाया, तो यहां पर जो है OH आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपने जो है, हमने आपको बताया था बीटा राइबोज, ठीक है, बहुत सिंपल, आपको पहले भी बता चुके थे ये बात है। और उसके बाद जो है OH आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका राइबोज है, और डीऑक्सी राइबोज में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यहां पर आपको OH देखने को मिल रहा है, यहां पर आपका O गायब है, ठीक है, यहाँ का जो है O आपका गायब है, O गायब है, सिंपल है, ये आपका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। इतना सा फर्क है, कभी अगर कोई सवाल इनमें से पूछ ले तो सिंपल है, इतना सा फर्क आपको देखने को इसमें मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका राइबोज शुगर जो है केवल आपके न्यूक्लिक एसिड में ही देखने को मिलता है, बाकी अदर देन भी जो होते हैं ये आप देख सकते हो, बीटा राइबोज, ठीक है, आपको मैंने बता दिया बीटा राइबोज, OH ऊपर है, बाकी आरएनए, ATP, ठीक है, FAD, NAD, NADP, ये सारी चीजें जो है आप कभी भी फर्स्ट कार्बन में जो है आपका, ठीक है, कहां गया, हाँ, फर्स्ट कार्बन में, ध्यान से समझते जाना, अभी स्टार्टिंग में घुस रहे हैं। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बना दिया 5 कार्बन में से हम 3 कार्बन के अंदर सारी चीजें देखेंगे, फर्स्ट में, 3 में और 5 में, समझ में आ गया। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में हमने अंतर बता दिया आपको, ठीक है, क्या अंतर होता है, राइबोज कौन सा है, बीटा राइबोज है, क्योंकि OH ऊपर है, हमने बता दिया आपको। अब जो बात करेंगे कि फर्स्ट राइबोज में जो है आपको हमेशा नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगा, किसमें, पॉइंट लिखते जाना, फर्स्ट वाले कार्बन में हमेशा आपको नाइट्रोजनस बेस जो है देखने को मिलेगा, कौन से कार्बन में भाई, फर्स्ट वाले में, ठीक है। उसके बाद थर्ड कार्बन में हमारा OH मेन इंपॉर्टेंट है, और 5th वाले कार्बन में जो है हम फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा, कौन सा चीज भाई, फॉस्फेट, किसमें, 5th वाले में। तो इतना चीज आप ध्यान में समझते चलना, और उसके बाद जब हम और स्ट्रक्चर देखेंगे, समझेंगे कौन कौन सी बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, क्या क्या चीज हो रहा है, तो आपको ये चीजें काम आएगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि सवाल कभी कभार इनसे बन जाता है, इसलिए हम इस पर भी बात करेंगे। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई जितना मैंने बताया, बहुत सुपरफिशियल चल रहे हैं, ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गया, बेसिक चीज, जल्दी कमेंट्स कर दो, है ना, क्योंकि फीडबैक लेते हुए चलेंगे तभी काम चलेगा भाई, क्योंकि और गहराई में हम जाते चलेंगे। तो इतनी बाहर की चीजें क्या आपके समझ में आ गई, जितनी चीजें हमने आपको बता दिया, राइबोज डीऑक्सी राइबोज में अंतर बता दिया, हमें 3 कार्बन के अंदर खेलना है, पहले कार्बन पे हम नाइट्रोजनस बेस लगाएंगे, ठीक है, थर्ड कार्बन पे आपका OH है, उसके बाद 5th कार्बन पे हम बोल रहे हैं कि फॉस्फेट, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें सारे खेल को खेलना है, समझते चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देख लो यहाँ पे
नाइट्रोजनस बेस की जब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नाइट्रोजनस बेस। इसी नाइट्रोजनस बेस के आधार पे आपका डीएनए और आरएनए का पूरा कांड करना है अपने को। समझ में आ गया? मजे करो, एंजॉय करो क्लास में, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। सिंपल। देखो भाई, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस में आपके प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में देख लो 2 नाम आपको देखने को मिल रहा है, पिरामिडिन में जो है 3 नाम आपको देखने को मिल रहा है। लगता होगा कि पिरामिडिन में 3 नाम दिख रहा है तो बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके जो है नाम बड़े जरूर हैं, लेकिन दर्शन इसके छोटे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल रिंग देखने को मिलता है, सिंगल रिंग। समझना ध्यान से, कितने? सिंगल। हाँ, ये इसके जो है नाम भले छोटे हैं, दर्शन बड़े हैं। इसमें डबल रिंग आपको देखने को मिलता है। कितने रिंग? डबल रिंग देखने को मिलता है। किसमें? आपके प्यूरिन में 2 रिंग देखने को मिलता है भाई, ये 2 रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आपको सिंगल रिंग देखने को मिलता है पायरेमिडिन में। इतना सिंपल चीजें हैं जो आपको समझना है। प्यूरिन के अंदर 2 चीजें आते हैं, आपके एडेनिन आते हैं और दूसरा जो है आपका ग्वानिन आता है, ठीक है। कैपिटल लेटर में आप इसको दर्शाते हो ए और जी से, ठीक है, AGOG और कट, ठीक है। सिंपल है, याद रखना। यहाँ पर AG आएगा, प्यूरिन में आपका AG है और आपके पैरामिडिन में जो है कट, ठीक है। फिल्म सिनेमा में होता है ना, सीन को कट किया जाता है। हाँ, तो इसको कट से भी याद रख सकते हो, वैसे याद तो होना चाहिए आपको। खैर, कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजनल बेस प्यूरिन में जो कौन कौन से एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एग्जाम्पल पे कभी अगर ऐसा सड़ा सवाल आ जाए तो अभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो है इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? धीरे धीरे चलते चलेंगे। अभी कहां तक पहुंचे? 4 तक पहुंचे। ओहो हो, 12 स्लाइड है। जल्दी बता दो भाई, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? आगे चलते हैं। ये चीजें हैं प्यूरिन और पिरामिडिन, AGOG से याद कर लेना, ठीक है। और ये कट है, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं फटाफट। अब देख लो, डीएनए और आरएनए में जो आपको नाइट्रोजनस बेस है, क्या क्या देखने को मिलेगा? सिंपल देख लो भाई, ये डीएनए है और आरएनए है, ठीक है। डीएनए के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? एडेनिन, ठीक है, TCG सिंपल फॉर्म है, AUCG, ठीक है। यहीं पर आपको सारा फर्क देखने को मिलता है। सवाल यहां से भी बनता है, इसलिए आप इसको याद रख लेना कि आरएनए में जो है कौन सा चीज प्रेजेंट होता है या कौन सा चीज अब्सेंट होता है, ये पूछता है। तो अब्सेंट जो कौन सा होगा? आपका थाइमिन, T, ठीक है। और प्रेजेंट कौन सा होगा? U। तो डीएनए में कभी पूछ लेता है कि डीएनए में जो है कौन सा चीज अब्सेंट मिलेगा, तो आपको U देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो है आप इसको बेसिक तरीके से इस तरीके से आप इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। इसको तो 12वीं 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा। अभी धीरे धीरे चलते हैं आगे और भी गहराई में लेकर के चलते हैं। आए हाय हाय, ये आ गया। चलो देखो भाई, अब समझो, थोड़ा सा हम बॉन्ड को समझते हैं, ठीक है। अब हम बॉन्ड को समझते हैं, कौन कौन से बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल है, आसान है, समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, शुगर में आपको राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, दोनों चीजें हमने बता दिया, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, 2 चीजों को हम मिलाएंगे अब। नाइट्रोजनस बेस और किसको? फॉस्फेट को मिलाएंगे शुगर के अंदर। देखो कार्बन, मैंने बोला था फर्स्ट कार्बन में खेलेंगे, थर्ड में खेलेंगे और 5th में खेलेंगे भाई, 3 जगह खेलेंगे अपन, ठीक है। अब देख लो, यहां पर फर्स्ट कार्बन में जैसे ही हम नाइट्रोजनस बेस ऐड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजनस बेस जब ऐड करेंगे, कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जितने भी आपके पास है, चाहे प्यूरिन हो, पिरामिडिन में से कोई सा भी ऐड करोगे यहां फर्स्ट कार्बन में, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे भाई? बोलते चलो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। अब आ जाओ यहां पर, आप 5th नंबर पे आ जाओ, 5th नंबर के कार्बन पे आ जाओ। 5th नंबर के कार्बन पे, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस बता दिया मैंने, जोड़ा तो आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब हम जब फॉस्फेट को जोड़ेंगे, कहां पर फॉस्फेट जुड़ेगा? पहले ही मैंने बता दिया कि थी 5वें नंबर के कार्बन पे। 5वें नंबर के कार्बन पे जब आप फॉस्फेट को जोड़ोगे, तब आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां भैया? ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ध्यान से सुन लेना, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ईस्टर बॉन्ड बनेगा। 5th नंबर के कार्बन पे जब आपने फॉस्फेट जोड़ा तो यहां पर ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये सिंपल है आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का ये स्ट्रक्चर है। किसका है? मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट क्यों बोल रहे हैं इसको? लिख देता हूं, मोनोफॉस्फेट इसलिए बोल रहे हैं, सिंगल एक फॉस्फेट हमने जोड़ा है। अगर यहां पर आप फॉस्फेट आगे जोड़ते जाओगे डबल, ठीक है, तो डाई फॉस्फेट हो जाएगा। 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो उसको आप ATP बोलते हो, है ना। तो ट्राई क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 जितना ज्यादा आप उसमें जोड़ते जाओगे, नामकरण उसका चेंज होता जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कमेंट कर दो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बॉन्ड के ऊपर बात किया, 2 बॉन्ड समझ में आ गई? जल्दी बताओ, जल्दी। देखो, हमने पहले ही बोला था कि कार्बन, फर्स्ट कार्बन हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, 3rd पे बात करेंगे और 5th कार्बन पे बात करेंगे। अब हम यहाँ बॉन्डिंग के ऊपर बात, पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट कार्बन में आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, ठीक है, और 5th कार्बन पे आपका जो है फॉस्फेट जुड़ेगा। अब हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा, बिना बॉन्ड के तो जुड़ेगा नहीं कोई चीज। तो उसी बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे थे यहां पर फर्स्ट कार्बन पे जब आप नाइट्रोजनस बेस को जोड़ोगे, कोई सा भी हो, प्यूरिन में हो या पिरामिडिन का, किसी का भी नाइट्रोजनस बेस यहां जोड़ोगे,
तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप बोल दोगे, सिंपल। कोई अगर पूछे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे जो आप नाइट्रोजनस बेस ऐड करोगे यहां पर, उसको जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो, ठीक है। यहां पर जब आप जाओगे फिफ्थ वाले कार्बन पे, तो फिफ्थ वाले कार्बन पे हमारा जुड़ता है कौन सा, फॉस्फेट वाला ग्रुप, पहले ही बता दिया था। तो फिफ्थ वाले कार्बन पे जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोल देते हैं ईस्टर बॉन्ड, सिंपल है, ठीक है। बॉन्ड कैसे जुड़ता है, क्या होता है, जब भी बॉन्ड जुड़ेगा हमने पहले ही बताया था, H2O पानी निकलेगा, ठीक है। हमने अलग अलग स्ट्रक्चर जो है OH, ठीक है, और H का बताया था, समझ में आ रहा है, और पानी जो है निकला था कैसे करके। तो इस तरीके से H2O बन करके यहाँ पर बॉन्ड जो है वो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको पहले ही बता दिया सारी चीजें, समझ में आ रहा है। तो ये एक फॉस्फेट है इसलिए मोनोफॉस्फेट इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। अगर इसमें 3 फॉस्फेट आप जोड़ दोगे तो ATP बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फंक्शन क्या है थोड़ा बहुत देख लो, आपको न्यूक्लिक एसिड बनाता है, पॉलीमराइज फॉर्म न्यूक्लिक एसिड बनेगा, DNA RNA, ठीक है। और साइक्लिक जो है एडिनोसिन आपका मोनोफॉस्फेट बनाता है, जो कि आपके सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, विटामिन B3 भी होता है, ठीक है। एक चीज और बता दूं भाई, थाइमिन जो यहां पर था, है ना, कौन सा चीज, थाइमिन, हाँ, तो ये थाइमिन याद रखना, स्पेलिंग में गलत मत करना, है ना। एक थाइमिन कौन सा है, विटामिन बी वाला, है ना, एक विटामिन बी वाला थाइमिन है, इसलिए उसमें और इसमें फर्क रखना, ठीक है। नहीं तो कई लोग जो है उसमें फर्क नहीं रखते, इसलिए आप ध्यान रखना, याद आ गया तो मैंने बता दिया। अब देखो, ये तो याद करने वाली चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं ये है क्या चीज। देखो, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा और न्यूक्लियोटाइड्स का नाम क्या होगा, अगर कभी आपसे पूछे, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में हमने बात किया था आपका, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होगा, सिंपल है, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स में जो है जुड़ेगा एक एक्स्ट्रा शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, और एक एक्स्ट्रा चीज इसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। न्यूक्लियोसाइड कहां तक होगा, आपका शुगर और नाइट्रोजन, शुरू में ही हमने बताया था, सिंपल था, ठीक है। शुगर और नाइट्रोजन दो ही चीज है देखने को मिलेगा, तो उसको न्यूक्लियोसाइड आप बोलते हो। और न्यूक्लियोटाइड कब है, एक्स्ट्रा आपका फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब नामकरण कैसे कैसे होगा, अगर एडिनिन है, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, एडिनोसिन, ठीक, और उसके न्यूक्लियोटाइड का नाम जो होगा एडिनाइलिक एसिड, सब में एसिड जुड़ जाएगा, जब आप उसको न्यूक्लियोटाइड बोलोगे उसका नामकरण होगा, सारे के सारे में एसिड शब्द जुड़ते जाएंगे। क्या क्या नाम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये याद करने वाली चीज है, सिंपल है। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो कर लेना, कभी बाय चांस अगर कोई सवाल पूछे इनमें से तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। उसी तरीके से ग्वानिन के लिए है, ठीक है, ग्वानोसिन और ग्वानिन लाइक एसिड हो जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड। तो ये नामकरण है अलग अलग, आप इसको याद कर सकते हो, बाद में इसका नोट्स आप बना लेना वीडियो देख करके, पॉज करके, ठीक है। अब देखो भाई, इतनी चीजें क्या आपके समझ में आ गई, बेसिक चीजों पे हमने बात किया था। अब डीएनए के अंदर घुसेंगे, अभी तो और है स्ट्रक्चर, अभी और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, समझ में, सिंपल है। डीएनए पे जाएंगे, डीएनए के अंदर भी बहुत सारी चीजें, अभी से माइंड सेट करके चलना। डीएनए के अंदर देखो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, क्या क्या चीजें हैं ये देखो, फिर से ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए भी तैयार रहना, यहाँ भी बहुत सारे बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना भी तो है, तभी जाके तो आपका डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, उसको भी समझना जरूरी है। तो ये है कुछ, है ना, यहां तक हमारा सफर है। अब थोड़ा सा माइंड को शार्प करना, तैयार कर लो समझने के लिए, ठीक है। डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर आपने 12th वगैरह में पढ़ लिया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक। देखो कुछ नहीं है, डीएनए नाम याद कर लेना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डबल स्टैंडर्ड है, सबको पता है, ठीक है। ये मान लो के बाद इसका मेन, ठीक है, एक्सेस है, इसके अंदर आप दो चीजों को घुमा दो, ये उल्टा चलता है, एक जो है ऐसे चलेगा तो दूसरा जो है ऐसे चलेगा, ठीक है, सिंपल है, दो साइकिल इसके अंदर घूम रहे हैं ये, ठीक, बस ऊपर ऊपर से समझो, ये एक्सेस है, इसके अंदर एक ऊपर से ऐसे जाएगा तो दूसरा जो है नीचे से ऐसे जाएगा, सिंपल है, इस तरीके से। अब इसके अंदर से सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं, देखो वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को दिया था, ठीक है, वैसे चुराया गया था, मैंने जब हिस्ट्री पहले हम पढ़े थे इसका, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जो है रिसर्च किया था पहले, समझ में आ रहा है। डीएनए आरएनए नाम की भी कोई चीज होता है, पहले आरएनए को पता लगाया था, कुछ नाम होता है उसका, फिर उसका चीजें जो है सब लीकेज हो गया, तो फिर वाटसन एंड क्रिक के पास पहुंच गया, तो इन्होंने जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में बताया था, तो इनको नोबेल प्राइज जो है इनको मिल गया था। लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग में पता लगाया उनको तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, तो खेल हो गया था इनके साथ भी, हम भी खेल ही रहे हैं, ठीक। अब देख लो वाटसन एंड क्रिक है, हमें तो ये याद करना है, कोई क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखेगा सेकेंडरी
ठीक है, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, राइट हैंडेड है। और स्ट्रैंड जो है इसमें डीएनए का विच आर एंटी पैरेलल, जैसे हमने बता दिया, कॉल्ड अराउंड एक्सेस। ठीक है, अगर कोई एक्सेस है उसमें आप इमेजिन कर लो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से सवाल जो बनते हैं ध्यान से अब सुनते जाना, इस डायग्राम को ध्यान से देख लो। ठीक है, डायग्राम ध्यान से देख लो। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये राउंडेड जो घूम रहा है, तो इसका जो फर्स्ट साइकिल यहां से यहां तक पूरा होगा, ये देखो यहां से यहां तक 360 डिग्री। ठीक है, वन टर्न जो इसका होता है 360 डिग्री होता है। कितना मानते हैं? वन टर्न की जब बात करेगा तो 360 होता है। इसमें आपके बेस कितने देखने को मिलते हैं? 10 पेयर बेस। 10 पेयर बेस है, मतलब आपको 10 दूनी 20। ठीक है, 20 जो है आपके बेस देखने को मिलेंगे। उनके बीच की दूरी कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। और अगर एक बेस की बात करेंगे, देखो 10 कैसे हो जाएंगे यहां से? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। तो 10 बेस के पेयर्स जो है आपको फर्स्ट वन टर्न में देखने को मिलता है। अगर कभी सवाल बने तो आपको बता देना है कि फर्स्ट टर्न में आपको कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं, तो 10। ठीक है, उनका डिस्टेंस अगर कभी आपसे पूछ ले तो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। अब हमने 10 पेयर का टोटल है 3.4 नैनोमीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों बेस के, है ना, दोनों बेस की, ये दो बेस की केवल बात करेगा, तो वो होता है भाई 0.34 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.34। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपके विड्थ की बात करें, ये दोनों के बीच के विड्थ की बात करें, दोनों जो स्ट्रैंड आपके चल रहे हैं इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डीएनए के अंदर से जो निकल करके आएंगे, सवाल बनेंगे, वो सारे के सारे आपको याद कर लेना है। यही एमसीक्यू में पूछता है, डीएनए से अगर कभी सवाल आएगा तब। दूसरा चीज क्या है? आपका ए और टी के बीच जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो डबल होगा, है ना। और आपका जी और सी के बीच जो आपका बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। तो यहां से भी सवाल बनता है, तो इसलिए आप ये दोनों चीजों को, डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसमें मोटे मोटे तौर पे इतने चीजों को आपको याद रख लेना है। यहीं से जो है आपका सवाल बनता है। और डीप में जाएंगे, देखो अब देखो ध्यान से देखो, हमने बात किया इतना, ठीक है। अब देखना, ये जो बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस जो है आपके अंदर है ना, अंदर है, मतलब इनको पानी से डर लग रहा है। ठीक है, तो अपन बोल देंगे इनको हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, और अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर का बैकबोन की बात करोगे तो वो सुगर फॉस्फेट होता है। ठीक है, कौन सा होता है? सुगर फॉस्फेट। अभी पॉइंट जो है आएगा उसमें देखते चलना। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, ठीक है, तो इसका बैकबोन जो है किसको बोला जाता है? देखो यहां पर सारी चीजें मैंने लिख करके भी लेकर के आया है आपको, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, सुगर फॉस्फेट, ठीक है, आपका कौन सा हो जाया था? बैकबोन। कभी अगर सवाल यहां से बनता है, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर से, तो बैकबोन जो है आपका कौन सा? सुगर फॉस्फेट। हाइड्रोफोबिक, अंदर छुपे हुए हैं कौन कौन से? आपके नाइट्रोजनस बेस अंदर छुपे हुए, मतलब हाइड्रोफोबिक हैं। ठीक है, उनको पानी से डर लगता है। समझ में आ रहा है? तो वही चीजें हैं, पॉइंट जो हमने लिख दिया है इसमें। ठीक, अब देख लो, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि एडेनिन पेयर्स जो होगा विद थाइमिन के साथ आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज जो आपका ग्वानिन का पेयर जो है साइटोसिन के साथ देखने को मिलेगा, तो आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाता है। हमने डायग्राम से आपको सारी चीजें बता दिया है। अब अगर सवाल इतने में से जितना हमने एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको एमसीक्यूज पूछेगा तो स्ट्रक्चर फिर आ गया है। देखो, बात तो तब बनेगी जब हम उनको जोड़ेंगे मतलब कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, फिर से जोड़ने का, सिंगल चीजों में हमने केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर में हमने जोड़ा था, शुगर के सिंगल स्ट्रक्चर में हमने जोड़ा था किसको? फर्स्ट कार्बन पे हमने नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया था। ठीक है, फिफ्थ में हमने फॉस्फेट जोड़ दिया था, बहुत आसान था। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड जोड़ दिया था। अब हमें ये जो चीजें जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, तो इनके अंदर भी तो कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा, तभी ना आपस में तालमेल खा करके जुड़े हैं एक दूसरे से। नहीं जुड़े होते तब तो दिक्कत था, सब अलग अलग भग रहे होते। लेकिन नहीं, हमें तो जोड़ना है, जोड़ेंगे तभी बात बनेगी। अब जोड़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर में हमने जो है नाइट्रोजनस बेस ए ऐड कर दिया, दूसरे पे हमने जी ऐड कर दिया। अब ये दोनों चीजें जो है आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में, न्यूक्लियोटाइड्स को हमें जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के लिए देखो, हमने बोला था 3 नंबर 5 नंबर पे सारा खेल होगा और 1 नंबर पे। देखो यहां 3 नंबर पे जो OH था, ठीक है, ये 3 नंबर पे
और यहां पर दूसरे का जो फिफ्थ वाला, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये दोनों जो मिलकर के जो बॉन्ड बनाता है उसको हम बोल देते हैं कौन सा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। वहां पर आपने केवल ईस्टर बॉन्ड देखा था, यहां पर कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले का आपका नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, ए, इसका हमने थर्ड वाले से हमने, और दूसरे का हमने फिफ्थ वाले से फॉस्फेट ग्रुप को, दोनों को आपस में जोड़ा है। पानी रिमूव होगा यहां पर, सिंपल सा फंडा है, पानी तो बाहर जाएगा। ज्यादा स्ट्रक्चर पे मत जाओ, केवल हम बॉन्ड को देख रहे हैं क्योंकि दोनों चीजों को जोड़ना है ना, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो यहां पर बन रहा है इस तरीके से, आप इसको बोल दोगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। हमने दूसरे तरफ जो है उल्टा इसको लटका दिया है, स्ट्रक्चर हमने उल्टा कर दिया है। अब यहां पर नाइट्रोजनस बेस जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर टी है, यहां पर सी है, ठीक। उसी तरीके से यहां पर भी वही सारा खेल होगा जैसे कि इधर पर हो रहा था, ठीक है। दोनों जगह पे जो बॉन्ड बनेगा उसको आप फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोल दोगे। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, इस बॉन्ड का नाम आप याद रख लेना। बाकी इतना तो केमिस्ट्री आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई, ठीक है, 3 जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर देखने को मिलता है, डबल आपको यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन ये भी तो आपस में जुड़ेंगे तभी ना एक साथ रहेंगे, है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसलिए जो है ईस्टर बॉन्ड अलग है, सिंगल में हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर डबल में जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो आपको कभी अगर सवाल इस तरीके से घुमा फिरा करके पूछे डीप में जा करके, समझ में, साइंटिस्ट है कुछ भी बोलते रहते हैं और सही भी बोलते हैं, ठीक है। एरविन चार जो साइंटिस्ट था, इसका रूल है, क्या रूल है, सिंपल है, ठीक है, वो तो हम भी बना सकते थे। क्या बनाया इनने, जितने प्यूरिन होंगे उतने पैरामिडिन होंगे, होंगे ही भैया, ठीक है। जितने एडिनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, होंगे ही, क्योंकि आपस में जुड़ेगा, एक्स्ट्रा कोई अकेले थोड़ी घूमेगा। बॉन्ड इसीलिए तो बनाया, दोस्ती इसलिए कराया, ठीक है। जितने अमाउंट ऑफ जी होगा उतने अमाउंट ऑफ सी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ शुगर और अमाउंट ऑफ फॉस्फेट, क्योंकि आपस में ये जुड़ेंगे तभी सारा केम गेल, ये जो है आपका शुगर का और फॉस्फेट का, ठीक है। तो सिंपल है, कभी अगर ये पूछे तो हमने एड ऑन कर दिया इसको कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये सारी चीजें बताया था। और ये सिंपल है, ये तो आप लॉजिकली भी सोचोगे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक दूसरे से जब जुड़ रहे हैं तो दोनों साथ साथ ही होंगे, नंबर भी उनका उतना ही होगा। अब देख लो भाई, हमारा डीएनए खत्म हो गया, अब हम आते हैं आरएनए पे। आरएनए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। देख लो यहाँ पर, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है या बनता है, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इसको जो है आप बोलते हो रेप्लीकेशन, ठीक है। डीएनए से जब आरएनए, तब आप इसको बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन, तब आप इसको बोल देते हो क्या, ट्रांसलेशन, है ना। यहां से सवाल बनता है, कई बार पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है, एक बार जवाब दो, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, सबने पढ़ रखे हैं भाई ये, है ना। तो सिंपल चीज है जो इसके अंदर है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, ये याद भी होगा आपको, ठीक। याद किसी को अगर नहीं है तो आप इसको याद कर लेना भाई, समझ आ गया। देखो, राइबोन्यूक्लिक एसिड अनस्टेबल होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है। राइबोज जो है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मिलेगा। 3 चीजें आपको देखने को मिलता है, और 3 तरीके के हैं, देख लो आप कौन कौन सा है। एक एमआरएनए है, एक आरआरएनए है, और तीसरा जो है आपका टीआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए नाम से स्पष्ट है, मैसेंजर, मतलब मैसेंजर का काम करेगा। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को जो है लेकर के चलता है, मैसेंजर का काम करता है। आरआरएनए कौन सा होता है, राइबोसोमल, राइबोसोमल शब्द जुड़ा है मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम जुड़ गया मतलब सिंपल है, खत्म काम। उसके बाद यहाँ पर टीआरएनए दिया हुआ है, ट्रांसफर या एडेप्टर, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफर या कैरिज करता है आपके एमिनो एसिड को, तो उसको बोल देते हो आप टीआरएनए। तो यही सिंपल 3 आरएनए है, और यहां से सवाल जो बनेगा तो इसी के अंदर बनेगा, इतना ही चीज आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया? और बचे क्या स्लाइड, कुछ नहीं बचे, खत्म हो गए, अरे यार, चलो